Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, and today we are going to deal quantitative methods under module 4, and in this module this will be considered as a lecture 5, statistical analysis in quantitative research, descriptive and inferential. तो यहाँ आज हम देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज में आने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत वो क्या है। तो यहाँ बात अगर करें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए जब भी हम मूव ऑन करेंगे इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण, एंड as it helps researcher organize, summarize, interpret and make inferences from data. हम जो डेटा हमें मिलता है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे समराइज करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाल के यूज करके कुछ इन्फ्रेंसेस निकालेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो दिस लेक्चर विल प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ टू मेन ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एंड inferential. And descriptive statistics help summarize and organize data, and while inferential statistics allow researchers to make prediction and generalization based samples, क्योंकि सैंपल बेस फिर वहां हो जाता है, और डिस्क्रिप्टिव जो होता है होल पैरामीटर से एसोसिएटेड होता है। तो आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस यू विल बी एबल टू differentiate between descriptive and inferential statistics and identify the key measures and techniques used in descriptive like inferential, and understand common statistical tests and their applications and limitations. अब स्टार्टिंग हम बात करें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस when we are going to consider the whole population for the analysis, so then we use the descriptive statistics, and descriptive statistics summarize and organize characteristics of a data set. जो डाटा सेट है उसको समराइज भी करता है एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइज, जब ऑर्गेनाइज करेंगे तब उससे हम कुछ इन्फर करते हैं थ्रू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. Measure of central tendency is the mean measure concepts used for the descriptive statistic, and under that variability and distributions we also use. NPC की जब हम बात करें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आसानी से कह सकते हैं कि अलाइन होती है और उससे इन्फरेंसेस निकलते हैं. तो सिंपलीफाई रॉ डेटा into interpretable matrix, descriptive statistics उसको बनाती है, provide a foundation for inferential statistics, और inferential statistics को यूज में लाने के लिए एक आधार देती है, and communicate patterns visually through tables, graphs, और इसको प्रयास करती है कि उसका एक पैटर्न डेवलप करके थ्रू टेबल और ग्राफ से वो दिखाए. तो की यूजेज इन रिसर्च ऑफ द डिस्क्रिप्टिव, तो समराइजिंग सर्वे रिस्पॉन्सेज, जितने भी जैसे कि डेटा निकल कर आ रहे हैं उससे मीन हम रिफर करते हैं, इन्फर करते हैं और मीन सेटिस्फेक्शन स्कोर्स दिखाते हैं. डिस्क्राइबिंग सैंपल डेमोग्राफिक, जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशंस है उस बिहाफ हम सैंपल या मेल फीमेल सेक्स के बिहाफ, रूरल अर्बन, उस तरीके से सैंपल का डेमोग्राफिक हम डिसाइड कर लेते हैं. रिपोर्टिंग बेसलाइन डेटा इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे कहाँ जा रही है उसको भी दिखा सकते हैं. तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, और अचानक से कुछ कहना है पूरे पॉपुलेशन के लिए, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है देन यू कैन बी कैपेबल टू से समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा. और जनरली हम अगर छोटा पॉपुलेशन है तो हम सैंपल के लिए नहीं जाते हैं, ये सेंसस पे पूरी आधारित होती है और इस तरीके की स्टडी. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस माइट रिपोर्ट, तो द मीन एग्जाम स्कोर वाज 72.5, SD 8.3 विथ अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये इन्फॉर्म करता है कि अबाउट व्हाट इज योर डेटा. तो उसको कोई
एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है, देयरफॉर दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब हम बात करें कि उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आइडेंटिफाई द सेंटर आर टिपिकल वैल्यू of a data set. Central tendency are statistical tools that identify the center or typical value of a data set. एक ऐसा बिंदु हमें डिसाइड करना है जहां से लगे कि डेटा का वो मध्य बिंदु है। तो दे हेल्प समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विथ अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एक बिंदु से हम बहुत कुछ कह सकते हैं। तो उसके लिए हम तीन चीजें यूज में लाते हैं मेजरली, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब डेटा मेजरली टेंड टू सेंटर। किसी भी डेटा को आप देखोगे तो वो एक केंद्र की तरफ इंगित होता हुआ दिखेगा। अगर एक लार्ज समूह का डेटा हम देखते हैं तो वो एक सबसे पहला जो आसान है और ज्यादा रिलायबल है उस सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर जिसको हम मीन कहते हैं, उसके थ्रू जाके बात कर सकते हैं। तो मीन द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ए डेटा सेट। गणितीय औसत जो है एक आंकड़े का, अगर वो निकाल लेते हैं तो वो एक रिफर करता है कि ये इस तरीके से डेटा होगा, इसी के नियर बाय लाई करेगा। जैसा भी हमने पीछे देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 7.8 और सम स्कोर्स इज देयर, तो उससे ऊपर उतना जोड़ लेंगे, उससे उतना नीचे घटा के देख लेंगे। यानी कि अगर 70 मीन है तो 7 और 10 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 80 और 60 के बीच में पूरा डेटा लाई करेगा। तो ऐसे ही हम मीन निकालते हैं। तो मीन यहाँ निकालने के लिए जितने भी डेटा है हमारे स्कोर है उनको जोड़ लेंगे और जितने नंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो देन वी विल गेट द मीन और एवरेज। तो इफ 5 स्टूडेंट स्कोर 85, 90, दिस इज रिफ्लेक्टेड, तो देन मीन स्कोर विल बी बाय एडिंग द ऑल 5 क्वांटिटेटिव और या नंबर, and because they are 5 numbers, so then we divide by the 5 and then get the marks. तो 85, 90, 88, 92 and 95, इस डिजिट को जब हम मीन स्कोर निकाल रहे हैं तो 90 मिल रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरीके से जब पाएंगे तो हम वहां पे 5 होगा। तो इससे 5 कम होगा 85 और 5 अधिक होगा 95, यानी कि 90 इज अ सेंटर पॉइंट that reflect the central tendency of the data। तो वहां पे 95 भी झुककर 90 की तरफ ही दिखेगा और 85 भी 90 की तरफ दिखेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं, कुछ कहने के मध्य में आ जाएंगे कि ज्यादातर स्कोर जो है वो 90 के नियर बाय ही लाई कर रहे हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आइडेंटिफाई द सेंटर आर टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट। तो ये कि सेंटर होगा और इसलिए इसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूरे डेटा का इंटेंड जहां पे इंक्लिनेशन दिखेगा दोनों तरफ से। इसी तरीके से जब बहुत ही हमें जल्दी होती है निकालने के लिए, और कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसके एक साइड में 50% स्कोर है और दूसरे साइड में 50% स्कोर है, देन वी गो एंड कैलकुलेट द मीडियन। द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हो 70, 75, 80, 85, 90। तो यहाँ पे देखें कि ये एक ऑर्डर में है और 80 इज द मीडियन। 80 एक ऐसा स्कोर है जिसके ऊपर 2 स्कोर लाई कर रहे हैं और पीछे भी 2 स्कोर लाई कर रहे हैं। तो मीडियन इस तरीके से 2 भाग में डेटा को डिवाइड करता है, 50%, 50% लाई। इसी तरीके से एक और सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जिसे हम कहते हैं मोड। मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन ए डेटा सेट। एक ऐसा बिंदु जो सबसे अधिक बार, एक आंकड़ा ऐसा जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम मोड मान लेते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डेटा सेट। जैसे यहाँ जो एक डाटा सेट हम दिखा रहे हैं 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 3 की जो फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है वो मोर टाइम है। इसलिए इसमें अगर हमें इस तरीके से अचानक बहुत जल्दी ही किसी डेटा का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिफाई करना है तो हम मोड की सहायता से मूव ऑन कर जाते हैं और उसको हम केवल काउंटिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई मैथमेटिकल वैल्यूज जनरली यूज करने की जरूरत नहीं होती है।
अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस की बात करें तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्वांटिफाई हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज इन ए डेटा सेट आर, कितना फैलाव है किसी डेटा का, और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से हम एकदम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज रेंज और वेरिएंस भी उसमें एप्लीकेबल होते हैं और उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि डिस्पर्शन कितना है डेटा का। They complement measures of central tendency by revealing whether data points are clustered closely or widely scattered. तो कितना फैलाव है उसको देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले रेंज हम देख पाते हैं, और जो सबसे सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसमें एकदम उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जो भी पीछे हमने डेटा सेट एक देखा था उसमें 85 to 95 दिख रहा था, तो वो 10 मार्क्स का रेंज था। हियर आल्सो इफ द लोवेस्ट स्कोर इन ए टेस्ट इज 50 एंड द हाईएस्ट इज 95, इस बीच में जो एक डिफरेंस आएगा वो 45 का आएगा, या ऊपर से नीचे की तरफ चले या नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से 45 का डिफरेंस आएगा, तो वो एक रेंज होगा। वेरिएंस द एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो एक मीन से जो डेविएशन आ रहा है उसको अगर स्क्वायर कर देंगे पूरे डेटा से तो वहां वेरिएंस हमें दिख जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस आ रहा है उसको अगर स्क्वायर रूट में हम रख दें तो इंडिकेटिंग डेटा स्प्रेड, फैलाव कितना है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उस पे अगर बात करें, क्योंकि पीछे जो हमारा था वो डिफरेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक थी और वो पूरे पैरामीटर पे डिपेंड थी, यानी कि पॉपुलेशन उसकी पूरी उसके साथ थी। तो जब छोटी पॉपुलेशन आपके साथ होती है इवन और जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और डेटा सेट हमारे पास बहुत बड़ा होता है और उससे हमें कुछ कहना होता है, तब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए जाते हैं। और inferential statistics allow researchers to draw conclusion about a population based on sample। जब हम सैंपल पे डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है तो उस समय फिर हमारा वहाँ पे inferential statistics यूज में आता है। जैसा कि inferential statistics के बात करें तो वहाँ पे उसका यूज जो है वो टेस्ट हाइपोथेसिस, एस्टिमेट पैरामीटर्स एंड मेक प्रेडिक्शंस के लिए हम इसको यूज में लाते हैं। और की कॉन्सेप्ट यहाँ बात करें तो यहाँ पहला ये जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन बेस्ड है, यहाँ ये सैंपल बेस्ड हो जाता है। पॉपुलेशन इंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, और सैंपल उसी में से हम लेते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ ए पॉपुलेशन मीन IQ ऑफ ऑल एडल्ट्स, और यहाँ अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स जब इन्फरेंशियल में यूज में लाएंगे तो न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ सैंपल, अगर हमने 100 लोगों को लिया हुआ है सैंपल में तो उन्हीं 100 पे फोकस होके हम काम करेंगे, और वो 100 के ऊपर जो कुछ भी हम फाइंडिंग्स आएंगी वो होल पॉपुलेशन के लिए हम जनरलाइज कर देंगे। तो मेथड्स ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो यूज में लाते हैं वो सबसे पहला हमारा जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है, क्योंकि ये इसी के लिए ज़्यादा यूज में ही लाई जाती है कि टेस्ट जो हमने परिकल्पना अपनी बना रखी है उस परिकल्पना को टेस्ट करना और उसी से इन्फर करना समथिंग फॉर द पॉपुलेशंस। तो यूज टू डिटरमाइन इफ ऑब्जर्व इफेक्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और पहला स्टेट हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस से हम फिर नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर नो इफेक्ट डिफरेंसेस आएगा, जैसे कि एक लिखा हुआ ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन रिकवरी टाइम, इसी की रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि ड्रग हैज इफेक्ट, और जब इसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अब नल हाइपोथेसिस में क्या आता है वो हमारा क्लियर हो जाता है, जैसा कि अगर आता है कि ड्रग हैज नो इफेक्ट, अगर ये आता तब तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट होती है। अगर वो नहीं आता तो ड्रग रिड्यूसेस रिकवरी टाइम, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने जो बनाया था, पहले से ऑलरेडी बनाया था कि ड्रग हैज इफेक्ट, लेकिन किस तरीके का इफेक्ट है वो बाद में हमारा तय होता है। तो यहाँ पे कैसे हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज में लाते हैं उसके लिए जो सिग्निफिकेंस लेवल है
उसको जनरली हम सोशल साइंस में 0.05 ही रखते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज में लाते हैं। तो उसमें पहला जो दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट यूज में लाते हैं, कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। और अगर 3 है या 3 से अधिक हैं तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज में लाते हैं। फिर काई स्क्वायर्स, अगर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप को असेस करने के लिए काई स्क्वायर्स जाते हैं। एंड अदर टेस्ट आर आल्सो हियर। तो ये कह सकते हैं कि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सतर्क इन सेंस कि जब हम सैंपल साइज और सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं तो दैट शुड बी बाय अप्रोप्रिएट मेथड्स, एंड जो सैंपल साइज हो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ जो अल्फा लेवल हम डिसाइड करते हैं वो बताता है उसका कि कितनी बार एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों को जस्टिफाई करना होता है इसके साथ। तो कॉमन जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज में हम ला रहे हैं उसमें टी टेस्ट दो के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और जो टाइप ऑफ टी टेस्ट यूज में लाए जाते हैं उसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, तो कंपेयर द मीन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। 2 ग्रुप हो सकते हैं और जो इंडिपेंडेंटली हैं, एक अलग है दूसरा अलग है, उसके बीच में। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसका मतलब कंपेयर द मीन्स ऑफ द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रीटमेंट। अगर एक ही ग्रुप है उसका पहले हमने मीन निकाला हुआ है और आफ्टर अ ट्रीटमेंट दूसरी बार मीन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो पेयर्ड सैंपल टेस्ट है। लेकिन अगर एक कंट्रोल ग्रुप है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दोनों का कंपैरिजन करना है, देन हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के साथ जा सकते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन्स ऑफ ए सिंगल ग्रुप ऑफ अ नोन पॉपुलेशन मीन। कोई पहले से पॉपुलेशन मीन है तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। Exemplar studies here reflected. A researcher want to determine whether a new teaching method improves the student performance. तो एक को ट्रेडिशनल बनाएंगे और दूसरे को इनोवेटिव, और दोनों के बीच में कंपेयर करने लेंगे। तो टी टेस्ट is conducted to compare the average test scores of the two group. If the p value is less than 0.05, the new method is considered significantly better. तो 0.05 पे हमें वैल्यू, टेबल वैल्यू एक देखनी होती है। वो टेबल वैल्यू की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उससे अगर वैल्यू हमारी कम आती है, इसका मतलब है कि हमारा जो मेथड है, इनोवेटिव मेथड, वो इफेक्टिव नहीं है, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर उससे हाई आती है, इसका मतलब कि उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो मेथड आप नहीं अप्लाई कर रहे हो वो इफेक्टिव होगी। तो इस तरीके से हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की सहायता से कुछ इन्फर करके कह सकते हैं। लाइक दैट एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स टू डिटरमाइन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन देयर मीन्स और नॉट। तो यहाँ एनोवा, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा हम यूज में लाते हैं। इसके विषय में डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे जब अगले टूल्स एंड टेक्निक्स मॉड्यूल उसमें कोर्स में आएंगे, तब बात करेंगे। तो अभी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, द कंपेयर मीन्स इज अक्रॉस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ 3 और मोर ग्रुप्स। तो वहाँ पे हम 1 वे एनोवा यूज कर सकते हैं, 2 वे एंड रिपीटेड मेजर्स। यहाँ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा कंपैरिजन जो 2 ग्रुप का था उससे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ रिसर्चर वांट टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज, लेक्चर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस। तो यहाँ 1 वे एनोवा हम यूज में ला सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इसी तरीके से बात करें तो द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डाटा टू डिटरमाइन इफ देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो ये यूज में लाते हैं। और ये जनरली हम जब हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज में होता है, यानी कि जो सैंपल का सिलेक्शन वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से नहीं होता है और वो एनपीसी पे डेटा जो है
वो नहीं होता है, यानी कि एनपीसी की जो एजम्पशंस हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं, तब इस तरीके के नॉन प्रॉब्लमेटिक टेस्ट के साथ हम जाते हैं। Regression analysis is used to examine the relationship between independent and dependent variables. It helps predict outcome based on input variables. Simple linear regression examine the relationship between one independent variable and one dependent variable. और जब multiple regression का मतलब है तो examine the impact of multiple independent variable on a dependent variable. तो इस तरीके से regression analysis के साथ भी जा सकते हैं। A researcher examines whether study hours and attendance percentage predict students' final exam scores. A multiple regression analysis is conducted. अब अगर बात करें summary tables of statistical test, तो t test type of data यहाँ continuous होना चाहिए और एक continuum पे, और यहाँ पे इसका पर्पज क्या है, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स जो कॉन्टिन्यूस हो उसकी डेटा यहाँ बात करी जा रही है, नेचर जो वेरिएबल का है वो कॉन्टिन्यूस हो। तो पर्पस कंपेयर टू ग्रुप्स, और एग्जांपल एक केस का लिखा हुआ है, कंपेयरिंग मेल फीमेल स्टूडेंट्स मैथ स्कोर। तो दो का जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए टी टेस्ट में हो जाते हैं। लाइक दैट एनोवा भी उसका जो वेरिएबल का नेचर है वो कॉन्टिन्यूस ही है, डिस्क्रीट नहीं है। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कंपेयर 3 और मोर ग्रुप मीन्स कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर अक्रॉस डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। काई स्क्वायर, अब यहाँ कैटेगोरिकल यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स दिखेंगे, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स में जहाँ पे उनके नंबर्स एकदम ही होल होंगे, ऊपर के नंबर हो वो कॉन्टिन्यूस जितना भी पॉसिबल उनका तोड़ना है, या 1 जैसे कि डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर के बीच में 1.1 1.2 इस तरीके से भी वो कॉन्टिन्यूस में कंसीडर किया जाते हैं। और जैसे विद्यार्थियों की संख्या जब बात करेंगे तो वहाँ कैटेगोरिकल आ जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे तो उनको कैटेगरीज में क्लियरली डिवाइडेड होते हैं। तो टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, चेकिंग इफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस। रिग्रेशन भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पे ही बेस होता है, और इसका पर्पस जो होता है प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एनालाइजिंग इफ स्टडी आवर्स प्रिडिक्ट फाइनल एग्जाम स्कोर्स। तो हियर वी हैव गिवन अ समरी अबाउट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, फ्यू ओनली, एंड इसके जो की एजम्पशंस हैं वो कह सकते हैं कि मोस्ट इन्फरेंशियल टेस्ट रिक्वायर्ड, नॉर्मलिटी, पहले तो ये ज़रूरत है कि डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंड रैंडम सैम्पलिंग, डाटा मस्ट बी रैंडमली सेलेक्टेड। तो काई स्क्वायर भी कभी कभी हमारा एनपीसी पे फॉलो कर जाता है, कैटेगोरिकल यूज में लाते हैं, लेकिन जनरली वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जांपल्स है। रिकैप अगर आप यहाँ पे देखें कि कुछ आप की पॉइंट्स को याद करें, देखें, दिमाग में लाएं, और उसके साथ एसोसिएट करें कि व्हाट मे बी देयर, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्लासेस मेजरली एक टीचर को क्यों जानना चाहिए डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को, और इसके जो एग्जांपल्स आप स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन से उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि जब सेंसस आपके पास आता है, पॉपुलेशंस की इतने % लोगों के पास ये चीज़ें हैं, इतने % लोगों के पास ये है, तो वहाँ देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस होती है। लेकिन वहीं एक एग्जांपल आया कि इतने लोगों पे एक दवा का इफेक्ट देखा गया, तो वो जो होगी वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो हियर यू कैन प्लान एंड थिंक and read the various documents. By that you can understand the concept of descriptive and inferential statistic, and by the readings you can make more insightful your thoughts. Thank you to all, and we will meet in next lecture.